संसद में समस्या के समाधानों पर, समाधानों के तरीकों पर, तरीकों को लागू करने के लिए नियमों में होने वाले बदलाव पर चर्चा होती है। तर्क वितर्क होते हैं, सहमति असहमति होती है और इन सब के बावजूद कुछ आम निष्कर्षों के साथ संविधान के मुताबिक विधान को अमली जामा पहनाया जाता है, जिसे आम भाषा में हम कानून कहते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे महिला आरक्षण पर संसद में हुई द ग्रेट डिबेट। भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखते वक्त भी हमारे बड़ों ने देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने का संकल्प लिया था, या यूं कहिए कि यही हमारी नीति थी और नियति भी, जिससे हमें कतई समझौता नहीं करना था। शायद इसीलिए देश में सामाजिक खाई को पाटने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, आर्थिक खाई को पाटने के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके बूते आज 1 करोड़ से ज्यादा समूह अपनी किस्मत खुद लिखने की कवायद कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए देश भर में पंचायती राज लागू किया गया, जिसमें हर राज्य ने अपनी नीति और नियत के हिसाब से स्थानीय स्वशासन लागू किया। कई राज्यों में महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 50% की हिस्सेदारी दी गई। अब बारी संसद की थी। देखने में ये आया कि सब महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे। दिलचस्प बात ये थी कि थर्ड फ्रंट से लेकर एनडीए और यूपीए सब ने कई मौकों पर महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया, लेकिन कोई भी पास नहीं करा सका। मगर 19 सितंबर 2023 ये दिन ऐतिहासिक था। राजनीतिक समानता की इस मांग को पूरा करने का दिन था। 27 साल से लटका ये बिल संसद के संयुक्त सत्र में पास हो गया, और वो भी बिना किसी रुकावट के। सब तैयार थे क्योंकि वो महिलाओं की शक्ति से परिचित थे। संविधान के 128वें संशोधन के साथ ही तिहाई की ताकत पर मोहर लग गई। महिलाओं को मान देने के लिए आयोजित किए गए इस सत्र में किसने क्या विचार रखे, आइए सुनते हैं द ग्रेट डिबेट। Sir, the idea of women's reservation has come and no one can stop it. As the Honorable Prime Minister said, the country can't wait anymore. So research has shown that when women are empowered, the entire nation is empowered. In a male-dominated world, they are not successful because they are women. They are successful despite of it. It is our narrow lens that we see them in gendered roles. It is our shortcoming that we see their gender first before we see their capabilities and their talent. It is the men who need to change their view and start treating them as equal colleagues. Sir, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister, who has been able to reorganize, bring on track this bill which had been derailed for the longest time. And in a time where the whole world is going through difficult times, whether it's climate change, hostile nations, income inequalities, only the healing and caring touch of a mother can save humanity from falling further down. Reservation for women is reserving seats for women, that which flows from the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 15 in brackets 3 of the Constitution of India. Moreover, reservation for women has been granted by various laws of Parliament and state legislatures for achieving the ideals of equality and social justice, like reservations in jobs, educational institutions, elections to Panchayati Raj, etc. Reservation, as envisaged in the bill, will ensure considerable political empowerment of women in the true sense. It will pave the way to the achievement of political justice to women, as promised in the preamble and Article 38 of the Constitution of India. It will enable women to have greater participation in the decision and policy-making process. It is the long-awaited affirmative step in that direction. महिला वो शब्द है कहने के लिए 3 अक्षर से बना है, माँ, हा और ला, और तीनों अक्षरों में अलग अलग अपने को परिभाषित करता है। माँ का ममता मतलब है ममता, और हा का ममता मतलब है हिम्मत, और ला का ममता है मतलब है लज्जा। इन तीनों को महिलाएं सजो के जब
जब घर से बाहर निकलती हैं, राष्ट्र हित में काम करने के लिए निकलती हैं, तो किस बात की आपत्ति। इसीलिए इसी को सोचकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन शब्द स्वयं में ही माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में देश की माताओं बहनों के लिए के प्रति आदर्श दर्शाता है। Today we must thank and offer our pranam to one incredible woman, Swargiya Srimati Hiraben Modi ji, the mother who gave Bharat an illustrious son who would bring justice to the entire women population of Bharat, who would usher an Amritakal of equality and remove all barriers that prevented women from achieving their fullest constitutional, political potential, and guide the nation to the glory to deserve and serve Bharat Mata with commitment. As we reach 2047, may we see Ma Bharati's daughters leading this nation and leading from front, and Rani Lakshmi Bai, Rani Ahalya Bai Halkar, Kittu Rani Channamma, Kyun Velu Nachiyar, and every other woman of modern time, like our respected Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, with whom I am learning on everyday basis. I want to thank to all the women who's building this nation, who's raising their children, whose works in this field, whom's are Atmanirbhar and whom's are Karma Yoginis, under whom's able hands Bharat will be more stronger and mightier. देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी मंशा के साथ, बहुत साफ मंशा के साथ आज के इस उत्सव को मनाने का पूरी देश की आधी आबादी को अवसर दिया है। आज आपको जितनी भी गैलरी है, मैं कल से देख रही हूँ, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, देश की आधी आबादी हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है। ये हमको गौरव का अनुभव होता है। मैं इसलिए भी अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि इस गैलरी से वो महिलाएं सुनने आई हैं कि हमारे श्रेष्ठ जन क्या कहते हैं, हमारे प्रबुद्ध जन क्या कहते हैं। Today this house has taken up for its consideration and passing the Constitution 128th Amendment Bill 2023, which after passing will pave way for reserving 1/3 of seats for women Lok Sabha, state assemblies and Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi. In the statement of objects, the reasons to the bill has been inter alia states that, however, the empowerment of women will require greater participation of women in the decision-making process, as they bring different perspective and enrich the quality of legislative debates and decision-making. Madam, it is earnest appeal to the government to make the bill a reality at the earliest. हमारे देश में महिलाएं अलग अलग रूप में दिखते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, खेत में मजदूरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं, उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, रोजगार ले भी रही हैं, रोजगार दे भी रही हैं, छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। और राजनीतिक व्यवस्था के बुनियाद से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पे आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है। लेकिन ये कटु सत्य है कि विधान पालिकाओं में जो संख्या उनकी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी, वो आज तक बन नहीं पाई। और इसलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को लेकर आज हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाने के लिए तैयार। एक प्रश्न यहाँ बार बार उठाया गया सभापति कि ये स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया, अरे बिलाज क्यों रखा गया। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सदन में प्रवेश करने के लिए गणेश चतुर्थी से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, इसलिए सदन बुलाया गया। और चतुर्थी की सृष्टि हिंदू संवत्सर के अनुसार सृष्टि का उत्पन्न होने का दिन है और चतुर्थी सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, इसलिए उस दिन इस सदन में प्रवेश किया गया कि नई सृष्टि का प्रारंभ हो भारत के लोकतंत्र में और 2047 तक हम विकसित राष्ट्र इस सदन के माध्यम से बने, इसलिए किया गया। अब दूसरा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं
कि ये बिल इसमें क्यों लाया गया। वो इसलिए लाया गया कि पंचमी की तिथि जो है वो ऋषि पंचमी होती है, और ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की पूजा के साथ साथ एक संकल्प होता है, जिस संकल्प का नाम है हेमाद्रि संकल्प, मतलब स्वर्ण संकल्प। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वर्ण संकल्प लिया है कि इतनी बार ये बिल पास नहीं हुआ, रुक गया, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन हम संकल्प ले रहे हैं कि अब ये आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे, इसलिए ये काम किया गया। मैं नारी शक्ति पर एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियाँ दिखती हैं, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। महोदया, मेरा कविता सुनाने का तात्पर्य था कि देश में नारी को दुर्गा के रूप में देखा जाता है। जिस देश में कन्या का पूजन दुर्गा शक्ति के रूप में किया जाता है, जिस देश में नारी को सृष्टि की जननी माना जाता है, उस देश में आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद लोकसभा में मात्र 14 व राज्यसभा में 12% महिला जनप्रतिनिधि हों। देश की विधानसभा में यह संख्या नगण्य के बराबर हो तो आप सब क्या कहेंगे। और ये भी संभव हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। भारतीय नारी के लिए अमृत काल खंड का 19 सितंबर का शुभ दिन, जब हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया, नए भारत में भोर की नई किरणें लेकर आया है। अमृत काल के इस कालखंड में एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद मजबूत हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए देश की नारी शक्ति को मात्र आरक्षण देना ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को ससम्मान नेतृत्व व निर्णय प्रक्रिया में पूर्णता भागीदार बनाना भी देश के प्रधानमंत्री जी का ध्येय है। ऐसा माना जाता है कि महिला माँ के रूप में होती है, उसे जननी कहा गया है, और करुणा, ममता, दया, त्याग, समर्पण, प्रेम आदि महिला के स्वाभाविक गुण होते हैं। और जब महिलाएं आगे बढ़कर के नेतृत्व करेगी, अर्थात मातृत्व के साथ साथ नेतृत्व भी करेगी, तो इन गुणों के कारण निर्णयों में जो हम डिसीजन लेंगे उसमें संवेदनशीलता आएगी, सहजता आएगी, समाज और राष्ट्र की भलाई के तत्व स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होंगे हमारे कानूनों में। आगे हम 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी समारोह का उत्सव मनाएंगे, तब यह दुनिया भारत की विकास यात्रा में महिलाओं के नेतृत्व को महसूस करेगी। इसलिए आज जो आपने कार्य किया है, मुझे लगता है अमृतकाल की बेला में, जिसका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार जिक्र करते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 330 ए जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 ए
जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज़्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज़्यादा है। मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए एक आरक्षण है। मान्यवर, इस देश में जो भी रहता है जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है, वो कोई भी महिला को कमजोर उबारने की गलती नहीं कर सकता। मान्यवर, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी 3 स्वरूप है देवियों के। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, सरस्वती विद्या का स्वरूप है और लक्ष्मी ऐश्वर्य का, वैभव का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूपों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने मां की ही कल्पना की है, कहीं और किसी की कल्पना नहीं की। मान्यवर, मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है? जड़ें भारत से नहीं जुड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता जड़ें कहां जुड़ी है, जड़ें अगर भारत से जुड़ी है तो तकलीफ नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हजारों वर्ष से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह और हजारों वर्ष के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी ज्ञान की नई नई विधाएं और ज्ञान के नए नए आयाम हुए हैं। कहीं वेदों की ऋचा है, कहीं उपनिषदों के मंत्र हैं, कभी पुराणों के श्लोक पढ़े हैं। ऋग्वेद के कुल 422 मंत्रों में महिलाओं का महिमा मंडन करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वालों में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विश्वम्भरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, सची, अदिति, लोपामुद्रा, ये सारी माताओं ने वेदों को संवेदना से परिपूर्ण कर कर समग्र चराचर की चिंता करने वाली बनाए। माननीय अध्यक्ष, कहा जाता है अदिति को इंद्र की मां कहा जाता है। मान्यवर, अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मान्यवर, शासन की बात करें तो 10वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दिद्दा, कातकीय वंश की रुद्रमा 13वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अब्बका और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मान्यवर, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, वड़वा, प्रतिथेयी, अरुंधति और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को संपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमें बिल जो लेकर आए हैं मान्यवर, ये भाव से लेकर नहीं आए। एक प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में एक क्षति है। एक क्षति को सुधारने के लिए, महिलाओं को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए 50% आरक्षण लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। ये जो प्रयास है, ये वो 5वां प्रयास है। पहली बार महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था?
किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? मान्यवर, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक 81वें संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 में आया, देवगौड़ा जी लाए। विधेयक सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया और संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से विधेयक कभी सदन तक पहुंच नहीं पाया, आया ही नहीं। मालूम क्या हुआ मालूम नहीं। और जब 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद 107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वहीं चला गया। मान्यवर, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने। 14 दिसंबर 1998 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया और ये विधेयक 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया। मान्यवर, और 12वीं लोकसभा के साथ अनुच्छेद 107 के तहत वो विलोपित हो गया। फिर 13वीं लोकसभा में अटल जी ही प्रधानमंत्री थे और हम फिर से बिल लेकर आए और उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। अब किसने नहीं की, किसने नहीं की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं किसी को दोषारोपण करने के लिए नहीं आया हूं। मगर इस संसद ने, इस सम्मानीय गृह ने कभी न देखे हो इस प्रकार के कुछ दृश्य 13वीं लोकसभा में देखे, जो पुराने अनुभवी सांसद है उन्होंने देखे हैं। मान्यवर, और वो भी अनुच्छेद 107 के तहत विलोपित हो गया। इसके बाद में संविधान का 108वां संशोधन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए। मनमोहन सिंह जी संशोधन लेकर आए, वो पहले राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में संशोधन पारित हुआ, उसके बाद में लोकसभा में लाने का मौका ही नहीं हुआ और वो विधेयक भी विलोपित हो गया। मान्यवर, ये विधेयक 5 बार आया, 4 बार आया, 4 बार पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है। मान्यवर, ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं। मान्यवर, अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A, इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं।
इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर। कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है। हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है। परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूँ, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सब ने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। फिलहाल नारी वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है। 2026 में होने वाले नए परिसीमन के बाद संसद नारी शक्ति से परिचित होगी। उम्मीद है कि ये शक्ति विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर लेकर आएंगे एक नए मुद्दे पर द ग्रेट डिबेट।